स्वागत है सभी बच्चों का। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान और पाठ भौतिक विज्ञान का है पहला, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसकी व्याख्या करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो इस बात को हम समझ लेते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जब शाम होती है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब दिन होता है तो सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही सारी चीजें हम देख पाते हैं। तो सिंपल सी बात यह है। और एक बात ये भी है कि जब धूप निकलती है तो हम धूप में बैठते हैं। तो क्यों बैठते हैं? क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिल जाती है, गर्मी थोड़ी मिल जाती है। तो ये कैसा है, एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप होता है और जिसकी सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आसान भाषा में हमारी ये बात समझ में आती है, जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं। शाम को प्रकाश हम क्यों करते हैं भाई? शाम को प्रकाश जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं। तो क्यों जला लेते हैं? क्योंकि जिससे हमें वस्तुएं सभी चीजें दिखाई दें। तो प्रकाश जो है हमारी हेल्प करता है, मदद करता है वस्तुओं को देखने में। तो इतनी साधारण सी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ये साधारण बात है। दूसरी बात तरीके से इस बात को कह सकते हैं, प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। यानी कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सूर्य का प्रकाश दिन के समय वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम बात प्रकाश के बारे में समझ गए हैं। अब प्रकाश की सहायता से दो बातें हम और समझेंगे। कौन कौन सी? एक तो दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहती हैं। यानी कि दीप्त वस्तुएं वे हैं जिनको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य है तो इसके पास खुद का प्रकाश है, तारा है, बल्ब है, आग के अंगारे जो होते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। दूसरी तरफ अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या जिन वस्तुओं को हम दूसरे प्रकाश की स्रोत के माध्यम से देखते हैं तो वह दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा है, कुर्सी, टेबल, मेज, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं तो वो ज्यादातर अदीप्त ही वस्तुएं होती हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं के उदाहरण तो गिने चुने ही हैं। अब मुख्य रूप से सूर्य की बात की जाती है। ठीक है, तारा है, बल्ब है, अंगारे हैं। तो ये दो तीन हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ये ऐसे पॉइंट है, साधारण पॉइंट है। तो इनको आप केवल ध्यान रखें, नोट्स में आप इनको ना लिखें। और ये सिंपल तो साधारण बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। चैप्टर को समझने के लिए ये आपकी मदद करेंगी। आपके जो है ये सिलेबस में नहीं है ये बातें, तो इसलिए आप इन्हें चाहें तो लिख लें अपने नोट्स में, या ना लिखें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो बातें सिलेबस में हैं, आपके पाठ्यक्रम में हैं, वो हम बताते चलेंगे आपको। ये पाठ्यक्रम में बात है,
किंतु इन ये जो आवश्यक बातें हैं वो आपको बतानी ही पड़ेंगी। तो इसलिए सभी लोग अपने जो कॉपी और पेन है वो लेकर के बैठें। सबसे अच्छा तरीका यही है, साथ साथ लिखें और समझें बात को। चलिए अब प्रकाश के गुण देख लेते हैं। ज्यादा गुणों की बात नहीं करेंगे, इनके बारे में भी आपके सिलेबस में है नहीं, तो एक दो पॉइंट हम इसमें देखेंगे। यानी कि प्रकाश जो है वो कैसे चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है मतलब चलता है। पहला पॉइंट यही है, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। देखिए यहाँ पर ये गश्ते लगाए गए हैं, ठीक है, ये गश्ते लगाए गए हैं 3, और इनमें ये बिल्कुल सामने, तीनों के सामने छेद कर दिया गया। यहाँ पे मोमबत्ती को रखा गया है और इधर से हम लोग देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है। तो ये प्रकाश इसीलिए वहां तक पहुंच जाता है क्योंकि एक सीध में ये छेद थे, तो यानी कि प्रकाश जी की जो किरण है वो सीधी जाती है, इसीलिए यहाँ तक ये पहुंच पाती है, अन्यथा ये नहीं पहुंच पाती अगर तिरछी चलती। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी चलती है, जहाँ कोई वायु वगैरह नहीं है, कुछ भी गैस नहीं है, तो वहां भी चलती। जैसे आवाज है ये, तो आवाज को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर वायु नहीं हो तो आवाज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, ठीक है, तो ये अपारदर्शी वस्तुओं की छाया भी बनाते हैं। और प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी निर्वात में जो है प्रकाश की चाल रहती है। तो ये 3-4 पॉइंट है प्रकाश के गुणों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बाद हम यहाँ से आप बातों को विस्तृत तरीके से समझेंगे और लिखेंगे भी इन बातों को। अब पाठ्यक्रम की ही बात तो शुरू हो चुकी है आपके। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम देखते हैं एक चित्र के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले जो ऊपर चित्र दिया गया है लगभग इनमें कोई अंतर तो है नहीं, एक ही चित्र है, लेकिन इनसे कई बातें समझ लेनी है। यहाँ पे पहले देखेंगे, ये एक बिंदु दिया गया है, ये बिंदु दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई किरण जा रही है और इस सतह से टकरा रही है। ये कोई सतह है, ठीक है, इस सतह से टकरा रही है, ये किरण आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद वापस जा रही है। तो जो किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बोले, आप लोग भी मन में बोलेंगे तभी बात समझ ध्यान रहती है। आपतित किरण कहेंगे। और ये यही किरण टकराने के बाद वापस जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, यानी कि परिवर्तित हो गया इसका मार्ग, तो इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तो इतनी बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो सतह थी तो ठीक इसके एक लाइन खींच लेंगे सीधी, बिल्कुल 90 डिग्री की यहाँ पे लाइन बनी हुई है, ठीक है, और इस लाइन को लंब बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं या लंब कहते हैं। ये 90 डिग्री का 90 डिग्री पे है। तो इस लंब के बीच और इस आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इस
इस लंब और इस जो परावर्तित किरण के मध्य भी एक कोण बनता है जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे जो सतह ली जाती है, हम सतह किसकी लेते हैं, तो ये दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, तो दर्पण की सतह की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो यानी कि एक दो बातें हमारे यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। ये जो किरण है ये आपतित किरण है, टकराने के बाद सतह से वापस परावर्तित हो जाती है, तो इसे परावर्तित कोण कहते हैं। और यहाँ पर सतह पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और जहां पर ये किरण आपतित किरण टकराती है सतह से, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसी बात को नीचे वाले चित्र में देखेंगे। ये जो आपतित किरण है और टकराने के बाद वापस गई है, इसे परावर्तित किरण है। तो इस जो आपतन कोण है इसे आई से दिखाते हैं, क्योंकि ये आपतित किरण जो होती है इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसे आई से दिखाते हैं। और परावर्तित जो किरण है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, तो इसे आर से दिखाते हैं। और ये क्या है, ये लाइन जो सीधी 90 डिग्री की है ये अभिलंब है, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, समझ लेते हैं क्या थ्योरी में लिखा है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, ठीक है, यानी कि जो दर्पण है तो उसकी सतह जो चमकीली है उससे टकराएगा, या उसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जो परावर्त यानी कि किरण आती है उसे परावर्तित कर देता है बच्चों, इसीलिए ये परावर्तक पृष्ठ भी कहलाएगा। तो चमकीली सतह, आप ध्यान रखें ये किताबी शब्द है, यहाँ पे हमने डाल दिया ऐसे। टकराता है तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है या परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से यह आता है प्रकाश। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि इस माध्यम से आ रहा था, इसी में ये मुड़ गया, वायु की माध्यम से आया, वायु में चला गया। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक सिंपल लाइन में आप ये भी कह सकते हैं, प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, जब बात आपके समझ में आ जाए तो आप चाहें जैसे कह दें उस बात को नोट। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। ठीक है, परावर्तन और दो बातें समझ लो यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो परावर्तन है, अब ये किरण यहाँ से आई, सतह से टकराई और सीधे लौट गई, ये सीधे क्या हो गई, परावर्तित हो गई, तो ये तो है परावर्तन। लेकिन अगर ये किरण जो थी यहाँ पे दर्पण ना होता, दर्पण क्या होता है, दर्पण ये होता है कि यहाँ पे पीछे पॉलिश होती है जिससे हम रोज मुंह देखते हैं, अपना शीशा देखते हैं, वो दर्पण होता है। ठीक है, तो इस पे किरण डालोगे ये परावर्तित हो जाती है, तभी तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। लेकिन अगर ये पॉलिश ना हो, ये दर्पण ना हो, समझ रहे हो, यानी कि केवल लेंस ही हो, फिर ये दर्पण नहीं रह जाएगा, लेंस रह जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये किरण परावर्तित नहीं होगी। फिर ये क्या करेगी, ये किरण यहाँ से आएगी और सीधे निकल जाएगी, तो ये परावर्तन नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन हमेशा पारदर्शी वस्तुओं में होता है, जबकि अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। तो परावर्तन तो ये हो गया इधर के लिए, लेकिन अपवर्तन क्या हो गया, आर पार निकल गया प्रकाश है, तो ये अपवर्तन है। तो परावर्तन अपवर्तन में ये ध्यान रखिए आप, कई बच्चों के ये समस्या रहती है। अब परावर्तन की ही बात अभी चल रही है, तो प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पे दो नियम भी आते हैं, तो ये दो नियमों की हम बात कर लेते हैं। दो नियम बहुत ही ये इम्पोर्टेंट भी है, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
ठीक है। तो परावर्तन के नियम, पहला नियम तो क्या है, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। यानी कि भैया ये बात समझ लें बच्चों, यहाँ पे ये जो आपतन कोण है ये किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के होगा। क्या कहने का मतलब है, अगर यह कोण यहाँ पे 40 का बना, 40 डिग्री का है, कितने का है, 40 का, तो यहाँ भी 40 का ही बनेगा। ठीक है, यानी कि बात ये है, सिंपल सी बात ये है, एक बात समझ लीजिए, जितना जिस एंगल से ये किरण आएगी इसी एंगल से वापस जाएगी। ठीक है, बराबर दूरी अविलंब से रहेगी यहाँ पे हमेशा, यानी कि उतने डिग्री का ही ये कोण रहेगा। अगर यहाँ पर ऐसे ये आएगी तो ये ऐसे जाएगा, और अगर ऐसे आया तो ये ऐसे जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके बीच का एंगल 30 था तो इसके एंगल का भी 30 होगा। यहाँ अगर 50 है तो यहाँ 50 होगा, अगर यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 होगा। यानी कि जिस एंगल से ये इस कोण पर आती है ये आपतित किरण, उसी एंगल से वापस भी जाएगी। ये यहाँ पे इस नियम में बताया गया है। ठीक है, जिस एंगल से आएगी, अगर 70 से आ रही तो 70 यहाँ पे होगा इसके बीच में। ठीक है, तो इसीलिए यह कह दिया गया है, क्या कहा गया है, जो कोण आई है यानी कि आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये बहुत आसान सी बात है, इसको आप प्रयोग भी करके देख सकते हैं। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यानी कि ये बिंदु है तो इसको हम देख लेते हैं। ये नियम बोले गए हैं दो परावर्तन के नियम। तो देखिए, आपतित किरण यानी कि ये जो किरण आ रही है, और अभिलंब यानी कि ये जो सीधी लाइन खींची हुई है अभिलंब, और परावर्तित किरण यानी कि ये जो गई है, ये सभी एक तल में होते हैं, सभी एक तल में यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो ये सब क्या है, एक ही तल में है, यहाँ पे देख लीजिए एक ही तल में है। परावर्तन का यह नियम क्या लिखा है यहाँ पे, परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। कोई भी दर्पण हो वहां पे ये नियम जो होता है वो लागू होता है। तो ये दो नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं और हमें ये आने चाहिए, और हमारे ख्याल से ये बच्चों के समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, यानी कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है बच्चों, और आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो इतनी बात क्लियर। तो ये आप ये दोनों नियम जो है कॉपी में बहुत अच्छे से सजा लें, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ये कैसे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहिए। अब ये परावर्तन के कुछ उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, कौन कौन से उदाहरण हैं। तो कुछ घटनाएं होती रहती हैं परावर्तन के द्वारा ही, तो उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती हैं जो निम्न है। दर्पण के द्वारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना ये किसकी वजह से होता है, परावर्तन की वजह से होता है। ये तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते रहते हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंग हमें कैसे दिखते हैं, ये परावर्तन की वजह से दिखते हैं। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना, ये सब किसके सब उदाहरण हैं, ये परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ये कुछ आप उदाहरण ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इसकी आवश्यकता ज्यादा है नहीं। तो चलिए, अब हम परावर्तन के प्रकार के बारे में बात करेंगे।
परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र द्वारा समझा रहे हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये जो सतह होती है वो क्या होती है, एक बराबर होती है, और चिकनी तो होती है लेकिन एक बराबर ये होती है। तो यहाँ पे ये आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण चली गई। यहाँ पे भी आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण चली गई। यहाँ पे आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण चली गई। यानी कि ये जो किरणें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, आपतित किरणें कैसी प्राप्त हो रही हैं? तो ये देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, इसको पढ़ कर ही समझ जाएंगे। इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है। ठीक है, तो सतह चिकनी होगी वहीं परावर्तन की घटना होती है, ये बात ध्यान रखें। आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ही रहती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ये बराबर दूरी पे ये सब किरणें हैं, इनमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक समांतर क्रम दिखाई दे रहा है। अब ये परावर्तित किरण थी, अब ये भी परावर्तित किरण थी, और ये भी परावर्तित किरण है, तो इनके बीच में क्या है, ये समान दूरी है, यानी कि समांतर क्रम में ये समांतर क्रम में दिखाई देती हैं। यानी कि इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कह देते हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है, यहाँ पे जो अनियमित परावर्तन होता है, यहाँ पे सतह खुरदरी होती है। तो यहाँ पे ये किरण आई, ये चली गई, यहाँ पे किरण आई, ये यहीं से मुड़ गई। ठीक है, तो ये एक दूसरे को काट गई। अब काट गई वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ये नियमित परावर्तन है ही नहीं। ठीक है, दूरी में कोई ये देखो यहाँ से यहाँ आ गई, ये देखो फिर यहाँ पे समांतर कैसे होगी, एक दूसरे को काट गई। तो समांतर होने का मतलब ही नहीं। समांतर किरणें वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं। परावर्तित को ये किरणें हैं। तो ये देखो ऊपर वाली देखते हैं हम, ऊपर क्या इसको काट रही है, ये बिल्कुल नहीं काट रही है। ये परावर्तित किरणें जो हैं, ये एक परावर्तित है, ये परावर्तित है, ये परावर्तित, सीधे जा रही भाई, बिल्कुल भी नहीं काट रही। लेकिन यहाँ पे ये परावर्तित है, ये परावर्तित है, यहीं पे काट गई। तो ये है क्या, यहाँ पे खुरदरी सतह है, इसलिए ये है जो है समांतर नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा हमने समझने का प्रयास किया। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक, क्या लिया हुआ है हमने, दर्पण लिया हुआ है। दर्पण क्या मतलब है, ये समतल दर्पण है, एक सीधा सा ये जो है दर्पण है। और यहाँ पे पीछे क्या की हुई है, ये पॉलिश कर दी है, पॉलिश किया हुआ भाग है। ये दर्पण वही होता है जिसमें पॉलिश होती है पीछे से। ठीक है, और जो पॉलिश वाला भाग वो क्या होता है, पीछे वाला भाग होगा। सामने का भाग जो होगा वो शीशा जो होता है वो क्या रहेगा, चमचमाता हुआ सामने से रहेगा। ठीक है, तो ये किसका काम करता है, ये परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। यानी कि किरण यहाँ पे आएगी और परावर्तित हो जाएगी, तो ये परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम, यानी कि अब दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात करने लगे हैं हम, दर्पण की बात कर रहे हैं। तो यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये बात समझ जाए, दर्पण पे पॉलिश होती है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा तथा सपाट होता है। ठीक है, इसमें कोई खुरदरापन नहीं होता है, बिल्कुल एक समान होता है, समतल होता है ये इसका जो तल होता है। और ये जो होता है सामने वाला भाग परावर्तक का काम करता है। परिभाषा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये बात समझ ली है हमने। समतल दर्पण का ही उपयोग किसमें किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग हम सुबह रोज नहा धो के तैयार होते हैं
राजा बाबू बनते हैं, चेहरा देखते हैं, बाल कंघी करते हैं, तो ये सब घरों में जो दर्पण है ये समतल दर्पण ही तो है, एक बराबर है। अगर जरा भी ऊंचा ऊंचा होगा तो तुम्हारा मुंह कैसा दिखाई देगा, एक तरफ वो जो है फूला हुआ दिखाई देगा, एक गाल तुम्हारा पच गड्ढे में जा रहा होगा। हाँ, या तिरछा बिरछा भूत नजर आओगे भैया, अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, तो ऐसा अजीब दिखाई देगा। ठीक है, आप उसे फोड़ फाड़ के फेंक दोगे ऐसे शीशे को। तो ये समतल दर्पण इसीलिए लगाएं आप लोग, बिल्कुल चेक करके लाएं मुंह सही दिख रहा है कि नहीं। मुंह सही दिख रहा है आपका एकदम बराबर, तो समतल दर्पण है वो फिर। और सैलून यानी कि सैलून की दुकान जानते हो, जहाँ वही बाल वाल काटे जाते हैं, तब ब्यूटी पार्लर जहाँ लेडीजें जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, यानी कि वो ब्यूटीफुल होने हैं, सुंदर दिखने के लिए तमाम मसाज करा के आती हैं, तो वहाँ भी तो शीशे लगे होते हैं। इन सब में हम लोग प्रयोग करते हैं ज्यादातर ये समतल दर्पण चेहरा देखने का। श्रृंगार दर्पण वही बात है, घुमा फिरा के जो शादी में ड्रेसिंग टेबल मिलती है, यानी कि श्रृंगार दर्पण श्रृंगार दानी कहते हैं, उसमें लगा होता है एक शीशा जिसपे स्टूल पे बैठ के मुंह देखते हैं। तो पनडुब्बियों के बाहर वस्तुओं को देखने के लिए परिदर्शी के रूप में और बहुदर्शी में, तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पर समतल दर्पण के उपयोग के ध्यान रखें। ठीक है, जो हम प्रयोग करते रहते हैं चीजों को, तो उनके तो एग्जाम्पल बहुत आसानी से ध्यान हो जाते हैं। अब ये पनडुब्बी पे हम लोग जो लोग बैठे हैं, तो उन्होंने ध्यान दिया हो या न दिया हो, तो वहां पे भी ये दर्पण लगे होते हैं बाहर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, तो परिदर्शी के रूप में लगा होता है ये। चलिए, बहरहाल समतल दर्पण के उपयोग हमने अब देख लिए। अब गाड़ी हमारी थोड़ी और आगे बढ़ चुकी है, तो दर्पण के बाद हम बात करेंगे क्या बनते हैं दर्पण पर, प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि फोटो बनता है भाई। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो किरणें आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदित के मतलब काटती हैं, क्या करती हैं आपस में काटती हैं, तभी वो क्या कर वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब ये क्या है, एक दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, तो ये किरण इधर जा रही, यहाँ पे आ रही, ये किरण इधर से यहाँ, तो ये यहाँ पे एरो बनाया गया है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे दो किरणें प्रतिच्छेदित करेंगी या काटेंगी। प्रतिच्छेदित ये तो किताबी शब्द है, काटेंगी ध्यान रखो। प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की ज्यादा चिंता ना करें, अभी पता चल जाएगा आपको, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, वास्तविक के मतलब वास्तविक होता है, आभासी के मतलब आभासी होता है। तो चलिए लो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। देखिए, ये दर्पण है, ठीक है, तो यहाँ से ये कोई किरण आई और यहाँ पे ये वापस लौट गई, यहाँ से किरण आई तो यहाँ पर आई, ये आपस में काट गई। ठीक है, यहाँ से आई ये यहाँ पे काट गई, यहाँ से आई यहाँ पे काट गई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे इस बिंदु पे ये चित्र बन रहा है, इमेज बन रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये किरणें वास्तव में काट रही हैं, यहाँ से जाने लौट जा रही हैं, वापस जा रही हैं, परावर्तित हो रही है ना। लेकिन आप देख रहे हो ये यहाँ पर इस सतह पे बच्चों ये टकरा के वापस तो हो गई, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। किंतु आप अगर इनको आगे ऐसे ऐसे डट डट करके मिलाएं तो ये तभी ये मिल जाती हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो फिर यहाँ पे ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब, यानी कि ये किरणें वास्तव में नहीं मिली, लेकिन यदि आप इसको आगे मिलाते हैं तो ये फिर आप एक दूसरे को काट जाती हैं, तो फिर वहां पे बन जाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि वास्तव में काटे किरणें, ये वास्तव में काटे, ये चित्र में देखो यहाँ पे किरणें बनाई गई हैं, वास्तव में काट रही हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन डैट डैट करके दिखाया गया आभासी प्रतिबिंब, ये हो गया। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब।
तो अवास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? नंबर 1 देखेंगे, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदित का मतलब काटती हैं। ठीक है, आप लोग प्रतिच्छेदित ना लिखें, काटती हैं लिख लें। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किसी पर्दे पे ये प्राप्त हो सकती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये उल्टा बनता है। तो ये 2-3 बातें यहाँ पे हमने ध्यान रखने योग्य हैं। आभासी प्रतिबिंब, जब किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती, यानी कि काटती होती प्रतीत होती है मगर काटती नहीं है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ये कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा होता है। यानी कि वास्तविक जो बनती है वो उल्टा प्रतिबिंब है, और आभासी जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है। तो अब हम बात करेंगे समतल दर्पण के बाद में गोलीय दर्पण। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, पूरा खेल यहीं से शुरू हो गया। ये जो छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं, ये अब आगे सब प्रयोग होने वाली हैं, तभी ये आपके अंदर परिकल्पना इस चैप्टर की पैदा होगी। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण की बात करने जा रहे हैं अब हम, गोलीय दर्पण। तो इसको ध्यान से देखेंगे। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है? इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वक्र होता है। वक्र मतलब मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। देखो ये बात है। अब गोलीय दर्पण का मतलब ये है कि भैया यहाँ से आप एक गोला लेंगे, ठीक है, और गोला लेके उसका कुछ भाग, यानी कि यहाँ से इतना मान लीजिए, यहाँ से इतना आप काट लेंगे और उसके पीछे क्या कर देंगे? उसके पीछे कर देंगे पॉलिश। ठीक है, इतना काट करके यहाँ पे कर देंगे पॉलिश, कर दी पॉलिश हमने। ठीक है, यहाँ से इसे काट दिया, तो यहाँ से काट दिया, लाइए काट देते हैं थोड़ा, यहाँ से लो काट दिया। ठीक है, गोले से अलग कर लिया ये। अब ये इतना चीज, ये जो इतना दर्पण रह गया, ये क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो इसका जो कह रहे हैं परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। ये आपके काटने के ऊपर है। यहाँ पे इधर से काटेंगे तो फिर ये अंदर की ओर होगा, ये बाहर की ओर हो गया, और इधर ये अंदर की ओर हो गया। ठीक है, तो ये बात है। ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे अब हम बात करें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस प्रकार का होगा, ये बात हमें समझनी है भाई। अवतल दर्पण नंबर 1 पे है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को देखते हैं। अवतल का मतलब जिसका तल कैसा होता है? अब होता है, अब के मतलब दबा हुआ होता है। ये कॉनकेव मिरर कहलाता है। देखिए अवतल, यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है, इस चित्र को आप देखें। ठीक है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है जिससे किरण टकराने के बाद परावर्तित होगी, तो वो कैसा हुआ? अंदर की ओर दबा हुआ है। ठीक है, और पीछे क्या है? पॉलिश है ये सब। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर, अर्थात गोले के केंद्र की ओर धसा हुआ होता है, वक्रित होता है, कहने का मतलब। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा, वो अवतल कहलाएगा। ठीक है, अब के मतलब होता है अवनत करना, अवनत ना करना, अवनत करना, दबा हुआ। उत्तल के मतलब क्या है? उठा हुआ। उत्तल, ऊ का मतलब उठा हुआ। तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, उभरा हुआ होता है। ये देखिए, ये जो है परावर्तक पृष्ठ है, और पीछे इसमें क्या की हुई है? पॉलिश। तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर निकला हुआ है। इसका ये जो है तोंदू उठा हुआ है, जिसका तोंदू उठा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। जिसका ये सामने वाला भाग है तो वो दबा हुआ है, वो अवतल कहलाता है। ठीक है, उत्तल के मतलब ऊ के मतलब उठा हुआ है।
और एक बात इसमें ये ध्यान रखें, आप लोग इसमें ये भी कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि पिछला भाग जो हमेशा जो पॉलिश होगी वही पिछला भाग होता है, पॉलिश किया हुआ भाग पीछे वाला रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं इसमें होता है कि ये इधर से दबा हुआ भाग सामने वाला होगा या उठा हुआ सामने वाला होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई भी हो सकता है सामने वाला। तो ये देखो यहाँ दबा हुआ सामने है, ये उठा हुआ सामने है। तो दबा हुआ है सामने वाला भाग तो ये अवतल दर्पण है, उठा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण है। तो ये हमारे ख्याल से अवतल और उत्तल दर्पण की ये छोटी सी बात हमारे समझ में आई होगी बच्चों के। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं गोलीय दर्पण के भाग। एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें अब हम बताने जा रहे हैं, तो ये एक एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और सभी छात्र और छात्राएं अपनी जो है कॉपी में ये बात आप लिख लेते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है। ये बातें आपसे बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन अगर ये बातें आपको पता नहीं है तो आप फिर इसके बारे में आगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, चैप्टर आप समझिए आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। तो इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवालों में भी इन्हीं का प्रयोग होता है, यही भाषा मिलती है। तो फिर आपको तारे दिखाई देंगे सर, ये हमें वक्रता केंद्र नहीं पता क्या होता है। तो अभी समझ लीजिए, ये परीक्षा में तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको आनी ही चाहिए। ये आएंगे नहीं तो इनकी सहायता से ही आगे चैप्टर बढ़ेगा, यही भाषा प्रयोग होगी, हर लाइन में ये प्रयोग होंगे, तो आप कैसे फिर आगे गाड़ी बढ़ा पाओगे, कुछ नहीं। तो ध्यान देंगे, एक एक बात को गौर से देखिए, इन छोटी छोटी बातों को, जो कि आगे बन के इन्हीं के आधार पे कुछ नियम बनेंगे तो वो हम समझ पाएंगे। इसलिए हम ये बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो अब आप बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाएं और गाड़ी अब निकल चुकी है बिल्कुल मेन टॉपिक की ओर। ठीक है, तो यानी कि अब हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक को समझने के लिए आपको इन भाषाओं का, इन परिभाषाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ध्रुव, यानी कि ध्रुव क्या होता है, तो देखिए ध्रुव ये है, यहाँ पे ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है और इसका जो मुख्य बीच का बिंदु होता है, ये बीच वाला बिंदु यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहेंगे। पोल ये है, पोल, इसे पी से दिखाते हैं ध्रुव को। तो ये बिंदु आपको पता होना चाहिए। तो ध्रुव किसे कहते हैं समझ गए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पीछे दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके मध्य का बिंदु होगा ये गोलीय दर्पण, यहाँ से यहाँ तक है आपका, इसके बीचों बीच का भाग जो होगा वो क्या होगा, ध्रुव होगा। पीछे से दिखाएंगे। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु या कहिए परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को है, तो ये दर्पण क्या है, परावर्तक पृष्ठ का ही काम कर रहा है, तो ऐसे कह दीजिए। चलिए अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र को जरा सा दिमाग लगा लीजिए फिर समझ पाएंगे आप। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो अब हम वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं, जरा देखेंगे इस चित्र को। यहाँ पे एक ये पूरा गोला बना के दिखाया गया है। ठीक है, तो इस गोले से क्या किया गया है, छोटा सा एक दर्पण काट का हिस्सा काट लिया गया है, उसी की का हम अध्ययन करते रहते हैं दर्पण बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दर्पण जो है, ये यहाँ पे दर्पण ये क्या है, कोई एक दर्पण का हिस्से का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो गोला है जिसका हम हिस्सा एक काट लेते हैं, तो इस गोले का एक यहाँ पे क्या होगा, केंद्र बिंदु भी होगा, केंद्र
बिंदु भी होगा। तो यहां से पता चला हमने इसको काट लिया इतने को, तो यहां से इससे यानी कि जो ध्रुव है, ध्रुव से और इस गोले के केंद्र की बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है? यही वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये जो ध्रुव है यानी कि P जो है, P से और इस गोला जो है, ये पूरा गोला, ठीक है, इसके केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र कहलाती है, या वक्रता त्रिज्या भी कह देते हैं इसे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम इस पूरे गोले को बनाते नहीं है, हमें इतना दर्पण काट लेते उसी का यूज करते रहते हैं, फिर यहाँ तक की दूरी को ही हम कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने दिखाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये है गोलीय दर्पण, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो दो बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ये बात समझ लो, ये होता पूरा एक गोला है, इसका एक भाग होता है। इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले का केंद्र, इस गोले का की जगह क्या कर दो, वाक्य गड़बड़ हो रहा है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। जो गोलीय दर्पण है, इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर C से व्यक्त करते हैं, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, तो इसे C से व्यक्त किया जाता है। तो दो बातें हमारे समझ में आ गई, एक ध्रुव है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का क्या रहता है? ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का क्या रहता है? मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ये ध्रुव कहलाता है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ये ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। और ये गोले का एक भाग होता है, ये गोलीय दर्पण। तो गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये है कि आप बात समझ लेंगे तो परिभाषा, तो कोई एक परिभाषा कई तरीके से लिखी जा सकती है। इसके बाद हम वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो अब हम वक्रता त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो गोलीय दर्पण है के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब ये वक्रता केंद्र हमें पता चल गया, ये ध्रुव है P, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ज्यादातर तो भैया R से प्रदर्शित कर देते हैं, त्रिज्या के मतलब रेडियस। तो तीसरे नंबर पे ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक दो बिंदु जो सामने आएंगे तो हम बता देंगे, ताकि आपकी वीडियो भी जो है सही सलामत लंबाई की बने। चीजें हमने सब लिख रखी हैं ताकि आपके समय की भी बचत होती रहे। तो अब बात करेंगे अगला नंबर पे। हम यहाँ पे देखिए 5 नंबर है, लेकिन 4 नंबर हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगा है, तो उसको हमने अपनी तरफ किताब वाला जो है वो पॉइंट गायब कर दिया है। तो दर्पण जो मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है। देखिए, ये तो हमने लिख दिया है, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य बात ये है, आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेदित करती प्रतीत होती हैं। यानी कि मुख्य फोकस जो होता है बच्चों, जहाँ पे किरणें आकर के क्या करती हैं? काटती हैं एक दूसरे को, वही क्या होता है? वही होता है मुख्य फोकस। तो ये परिभाषा आप ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं? किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं क्या कहलाता है? वो मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं
फोकस दूरी की दाम बड़ी प्राइस लगाइए। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। यानी कि जो दर्पण का ध्रुव है क्या है? P, और यहाँ पे किरण काटी थी F पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फोकस दूरी। और इसे किससे दिखाते हैं? इसे F से दिखाते हैं। ठीक है, F से। यह वक्रता, यह जो होती है दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूरी नहीं सही लिख पाया गधे ने। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या है? ये यहाँ तक की दूरी है। ये किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि फोकस दूरी किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आप जो वक्रता त्रिज्या थी, यानी कि जो रेडियस रहती है वो कैसी रहती है? एफ जो होती है वो रेडियस की क्या होती है? वो आधी होती है। ये बातें अभी सूत्र में हम बता देंगे आगे जब सवाल लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे गोलीय दर्पण के भाग की बात करें। गोलीय दर्पण द्वारक, अगला पॉइंट क्या है? द्वारक। द्वारक क्या होता है? जैसे हमने ये गोलीय दर्पण गोला था, ठीक है, और उसका क्या किया था हमने? गोला सही बना दे। उसका क्या किया था हमने? एक भाग काट लिया था इस गोले का। ठीक है, तो पता चला यहाँ से यहाँ तक काट लिया ये, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी जो माप रहती है ये क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक सीमा रेखा का व्यास जो है वो क्या कहलाता है? दर्पण द्वारक कहलाता है। तो यहाँ पे इस बिंदुओं को हम यहाँ पे एक बार आपको समझा देते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट हमने पढ़े थे, तो इनको यहाँ पे ये जो है अवतल दर्पण के द्वारा, ये उत्तल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण में ये चित्र में ऐसा रहता है, इसमें चित्र में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? धसा हुआ होता है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो बिंदु रहता है P, ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण है, यहाँ पे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण कह सकते हैं। तो इसमें क्या है? ये मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और इसमें हमने क्या बताया था? ये जो है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस जिस ये अवतल दर्पण है, जिस गोले का भाग है तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। और ये किरणें जहां पर आकर के काट जाती हैं आपस में, तो इसे क्या कहते हैं? इसे फोकस कहते हैं। और ये कि इसमें से ये मुख्य लाइन जाती है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, जो ध्रुव से होकर के जाएगी। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के लिए है। यहाँ पे ये किरणें इस तरीके से टकरा रही हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला होता है। ये किरणें यहाँ से आके यहाँ टकरा के चली जाती हैं, यहाँ से यहाँ से टकरा के आके चली गई, तो ये आपस में नहीं मिलती हैं। लेकिन जब हम इन्हें मिलाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो आभासी यहाँ पे ये रूप से ये मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ है, ये वक्रता केंद्र ये इधर रहता है इसका। ठीक है, तो ये इधर से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वापस चली गई, लेकिन इनको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आके मिल जाती हैं। तो ये इसके लिए देख सकते हैं, उत्तल और अवतल के लिए इस तरीके से रहता है चित्र।
ठीक है, तो ये चित्र जो है हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी समझा सकते थे, तो लेकिन हमने क्या किया, पूरी बात आपको लिख के बता दी। ठीक है, तो मुख्य रूप से यदि वो चीजें आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन उनके बिना काम आपका चलना है नहीं। ठीक है, पूरी बात ये है, इनको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पता ही नहीं कर पाए कौन सा ध्रुव है, कौन सा वक्रता केंद्र है, कौन सा परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, आपस सवाल आपके समझ नहीं पाएंगे, भाषा समझनी होती है सवाल की। चलिए, अब यहाँ से शुरू हो चुका है जो हमें पढ़ना था। ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बिंब बनने की स्थितियां, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा बिंब माने होता है वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो कौन कौन सी हमें प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों पर रखने से प्राप्त होंगे, तो पहले हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो इसमें हमें जो है 6 जो है इसके प्रकार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये अवतल दर्पण ले लिया है। ठीक है, ये इसका क्या है, पी, ये जो ध्रुव है, और यहाँ पे पहली हमने स्थिति कौन सी रखी है, यानी कि वस्तु को कहाँ पे रखा है, अनंत पर बिंब हो। ठीक है, अनंत पर, जब यहाँ पे लिखेंगे पूरी बात लिख लेंगे, जब जब अनंत पर वस्तु हो, वस्तु लिख सकते हैं, ज्यादातर किताबों में वस्तु भी लिखा मिल जाता है या बिंब भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिंब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो या बिंब अनंत पर हो, तो बच्चों जो है फिर क्या होता है, ये देखिए यहाँ कहीं से अनंत से ये किरणें आ रही हैं, और यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ पे आई, और ये यहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये टकरा गई आपस में, यानी कि ये यहाँ पे टकरा गई, काट गई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और इसी को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, मुख्य फोकस भी कहेंगे ये। ठीक है, तो एक बिंदु बिंब मुख्य अक्ष पर अनंत दूरी पर स्थित होता है। तो इसको जरा सही कर लें, यहाँ पे ये जो है थ्योरी बन नहीं पाई सही, बिंदु हटाएं, एक बिंब, या लिख रहे हैं यहाँ पे एक वस्तु। ठीक है, एक बिंब या एक वस्तु मुख्य अक्ष से लिखो, मुख्य अक्ष से अनंत दूरी पर स्थित होता है, यानी कि ये मुख्य अक्ष से अनंत दूरी पर स्थित है भाई ये। ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी ले रखी है हमने शुरू में। तो किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, आ रही हैं, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से एफ फोकस पर मिलती हैं। तो यहाँ पे ये मिल रही हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, एफ पर बनता है, यानी कि फोकस पर बनता है। और कैसा ये प्रतिबिंब होता है, यह वास्तविक तथा बिंदु के आकार का होता है, बिंदु के आकार का बहुत छोटा सा बनता है ये। ठीक है, तो हमारी बात समझ लें, ये थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पर इस हेडिंग का डालना बहुत जरूरी है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब अनंत पर वस्तु हो, तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो मुख्य ये फोकस, ये क्या कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और बिंदु के आकार का बनता है। ये लाइन जो है ये वाली आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि थ्योरी तो इससे यही पॉइंट देख के आप लिख देंगे। ठीक है, बाकी इस थ्योरी की आप सहायता ले सकते हैं। तो ये पहला है, अनंत से जब आएंगी तो वास्तविक तो बनेगा, लेकिन बिंदु के आकार का ये प्रतिबिंब बनता है। चलिए दूसरी स्थिति हमने क्या ले रखी है, दूसरी स्थिति ये ली है कि अब अनंत से हटा के थोड़ा आगे बढ़ा लिया है।
किसको? बिंब को, यानी कि वस्तु को। तो वक्रता केंद्र से दूर बिंब, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब वक्रता केंद्र से कहां पर हो? वक्रता केंद्र से दूर बिंब हो। ये हेडिंग सही नहीं बन पाई है, या ऐसे लिख लो, या जब वस्तु या बिंब, ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो, ऐसे लिखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो। तो फिर क्या होगा? तब क्या होगा? अब ये देखिए, अनंत से ले आके हम वक्रता केंद्र से पहले ये रख दिया है किसी वस्तु को या बिंब को। तो ये किरणें फिर क्या की हैं? यहाँ से आई, यहाँ गई, और यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ गई। तो यहाँ पे ये क्या की हैं? यहाँ पे ये फिर ये यहाँ से आई और ये यहाँ से आई, तो ये यहाँ पे टकरा गई, आके काट गई, ठीक है। तो ये इस बिंदु पे वही काटी है, यानी कि यहाँ से ये आप लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ पे काटी है, तो यानी कि उल्टा चित्र बनेगा और वस्तु से छोटा बन रहा है, देख लो, ठीक है। तो वास्तविक बिंब ए बी, जो वास्तविक बिंब ए बी, ये क्या है? बिंब है, वस्तु है। बिंब ए बी फोकस तथा कहां पे बनता है? ये इसकी बात की गई है, किसकी? जो चित्र बना है ए डैश, वास्तविक बिंब ए बी फोकस, यानी कि ए बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है, ठीक है। वास्तविक बिंब जो है ये ए बी है, ए बी, देखो यहाँ पे इसको कामा लगाना है, यहाँ पे आप कामा लगाइए। अब देखिए वास्तविक बिंब ए बी के बाद लगाइए कामा, ए बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। तो इस तरीके से इसको ध्यान लिखा गया है, यानी कि फोकस दूरी कौन सी है? ये है। अब वक्रता केंद्र कौन सा है? ये है, सी से दिखाया गया है। तो इसके मध्य प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ये वाला बनाता है। प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और छोटा यानी कि घटता हुआ बना है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से दूर जब बिंब है तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, और ये यही बात आपको ध्यान रखनी है, मुख्य बात तो यही है। वास्तविक उल्टा एवं छोटा घटता हुआ प्रतीत होता है, और कहाँ पे? फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम नंबर 3 पे बात करेंगे। नंबर 3 पे हमने क्या किया है? पहले अनंत पे वस्तु रखी थी, बिंब रखा था, फिर हमने कुछ वक्रता केंद्र से पीछे रखा, अब हम ठीक वक्रता केंद्र पे रख दिया है के उठा के, थोड़ा थोड़ा आगे ला रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। तो फिर क्या हमें चित्र, कैसा चित्र देखने को मिला है? तो ये किरण यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये यहाँ गई, ठीक है। तो ये ऐसे गई, और इसके बाद ये जो किरण यहाँ से यहाँ गई थी ऐसे,
तो इसमें प्रतिबिंब जो है वो कौन सा प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे एक तो ये किरण ऐसी गई है ऐसी, और दूसरी किरण ये जो गई है ऐसी, ये यहाँ से टकराने के बाद आप सोचेंगे कि सर प्रतिबिंब यही बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ से जब ये जाएगी और इस तल से टकराने के बाद जब ये काटेगी, यहाँ पे काट रही है, तब ये चित्र बनेगा। आप सोचोगे यहीं पे काट गए, यहीं पे चित्र बन गया, यहाँ पे नहीं बनेगा, ये फिर आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद ये यहाँ पे मिलेंगी आके, तो ये यहाँ पे बनेगा ये ए डैश बी डैश। और जितना बड़ा यहाँ पे ये हमने बिंब लिया है, यानी कि वस्तु का आकार जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहाँ पे ये प्रतिबिंब भी बनता है। तो वास्तविक वस्तु जो ए बी है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वास्तविक वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है, ठीक है, बनाता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बिंब के समान आकार का है। वास्तविक है, उल्टा है, और कैसा है, जैसा बिंब था, जैसी वस्तु थी उसके समान आकार का बनता है। चलिए इसके बाद अब हम थोड़ा और उसको आगे ले गए। अब हम वक्रता केंद्र से आगे ले गए, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में उठा के रख दिया जाके वस्तु को, ठीक है। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बिंब है, यानी कि वस्तु कहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे रखी है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य जब वस्तु स्थित है, जब लिख दो यहाँ पे शुरू में आप लिख दें जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य वस्तु स्थित है, तो उसकी समय की हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वास्तविक जो बिंब है ए बी, यानी कि ये जो ए बी है बिंब, यानी कि वस्तु ए बी है, वक्रता केंद्र से दूर अपना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। ये टकराने के बाद, यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ आ गई, और यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ आ गई, तो ये वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। वक्रता केंद्र से दूर अपना ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, और ये जो वस्तु है यानी कि बिंब है उससे बड़ा बनता है, यानी कि बिंब के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है। बिंब का मतलब क्या है भैया, बिंब का मतलब वस्तु के आकार से बड़ा। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बिंब वक्रता केंद्र से दूर ये प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी थी 4 नंबर पे। 5 नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर पे जब हम इसको रखते हैं और पास ले जाएंगे तो कहाँ पहुंच गए, फोकस पे। और जब फोकस दूरी पे जाएंगे तो ये यहाँ से गई किरण, ये यहाँ काट गई, ठीक है। और ये किरण इधर गई, इधर से ही वापस चली गई, तो ये सीधी चली जाती है, अनंत पे कहीं पे मिलेंगी जाके। तो वास्तविक बिंब जो है ए बी अनंत पर अपना प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। प्रतिबिंब काल्पनिक हमें समझ लेते हैं, कहीं पे बनेगा जाके, उल्टा बनेगा जाके, और बहुत बड़ा आकार का होगा। देखो जितना हम आगे जा रहे हैं इसके, तो उतना बड़ा ये इसका प्रतिबिंब होता जा रहा है। जब हम अनंत पे थे तो बिंदु के आकार का बना था, फिर बड़ा होता चला गया, ठीक है। अब तो अनंत बहुत बड़ा बन गया जाके, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो है आखिरी बिंदु है। अब हम और आगे इसको ले गए, ठीक है। कहाँ पे लिए गए भैया,
फोकस से भी आगे ले गए, फोकस तथा ध्रुव के बीच बिल्कुल उठा के रख दिया गया। सभी संभावनाएं हमने निपटा दी, इसके आगे कहाँ जाओगे, फोकस में तो घुस नहीं जाओगे। तो वास्तविक जो बिंब है ए बी कहाँ बनेगा, अब ये देखो यहाँ पे रखा है तुमने, यहाँ पे किरण गई और ये इधर चली गई, यहाँ से यहीं चली गई, तो इधर तो मिलने वाला है नहीं कभी, क्योंकि इधर जाने पे दूरी बढ़ रही बीच की, ये मिलेगा नहीं। लेकिन इनको आगे खींच के ले जाएंगे तो ये कि यहाँ कहीं पे बढ़ जाएगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, बिंब से बड़ा बनता है। तो ये अवतल दर्पण की जो है 6 स्थितियां हैं, ठीक है। तो इन 6 का जो है सही से ज्ञान होना चाहिए। अब इन स्थितियों का हम एक बार आपको पुनर्अभ्यास करा देते हैं, पुनर्अभ्यास हो जाएगा तो आपके बात समझ में आ जाएगी। पहले नंबर पे बात कर रहे हैं, अनंत दूरी पे जब वस्तु रखी थी, बिंब अनंत दूरी पे था, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, फोकस पर बना था। कैसा था इसका स्वरूप, वास्तविक और उल्टा था, और एक बिंदु के आकार का बना था, बहुत छोटा बना था ये, ठीक है। फिर हम थोड़ी दूरी हमने कम की, यानी कि फिर कहाँ पे ले गए बिंब को, वस्तु को वक्रता केंद्र पर सी व अनंत के मध्य रखा हमने। तो फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बन गया, ठीक है। तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बना, कैसा बना, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा था, वस्तु से छोटा था। फिर हम और आगे बढ़ा के ले गए थे बिंब को, कहाँ ले गए थे भैया, वक्रता केंद्र पर। फिर ये प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना, और वास्तविक व उल्टा बना। लेकिन जितना बड़ा बिंब था, जितना बड़ा वस्तु थी, उतना ही बड़ा बना, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र पे, ये सेंटर पॉइंट समझिए, उतना ही बड़ा बनता है, अब वक्रता केंद्र पर बनता है, ठीक है। और हम आगे बढ़ा के ले गए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच खिसका दिया उसे। तो फिर कहाँ पे ये बना जाके, तो ये बना जाके है वक्रता केंद्र से दूर, पीछे चले गए हैं। तो कहाँ बना, वास्तविक उल्टा था ये, और अब बड़ा हो गया वस्तु से, ठीक है। और जब हमने 5 नंबर पे आए थे, फोकस पर रख दिया, तो अनंत पर बना जाके, वास्तविक व उल्टा, और प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना। लेकिन जब हमने बिल्कुल फोकस और ध्रुव के बीच रखा, तो दर्पण के पीछे बना, आभासी बना था, सीधा बना था, प्रतिबिंब बड़ा बना था। तो अभी तक जो हमने चीजें, ये 6 स्थितियां पढ़ी थी, तो 6 स्थितियां वो आप चित्र देख लें, और थ्योरी आप यही ध्यान रखें, ठीक है। थ्योरी आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। क्या, कौन सी थ्योरी, पूरी बात हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, वास्तविक व उल्टा होता है, तथा प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनता है। इसी को देख के आप लिख दें। नंबर 2 आप हेडिंग डालें, चित्र वहीं से देखने पड़ेंगे आपको। जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य हो तो प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो ये प्रतिबिंब का स्वरूप तो ये यहाँ से एक ही स्थिति में बदलता है, 6 वाली में, आभासी व सीधा, बाकी सभी में ये कैसा रहता है, वास्तविक व उल्टा रहता है अवतल दर्पण में, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार देखो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे आप जाओगे बिंदु का आकार का होगा, फिर प्रतिबिंब से छोटा, तो प्रतिबिंब के समान का आकार, प्रतिबिंब से बड़ा, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इस पे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है ये दर्पण से पीछे होता जाएगा, पहले फोकस पर, फिर फोकस व वक्रता केंद्र के बीच,
फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र से दूर, फिर अनंत पर, फिर दर्पण पर। देखो एक बात समझ लो, चाहे तो इस वीडियो को आप इन स्थितियों को समझ लो, ये जो वक्रता केंद्र है, फोकस है, ये सब स्थिति आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो। जैसे ही हम कहें वक्रता केंद्र तो आपके दिमाग में आ जाए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तभी ये बात आपके समझ में आ जाएगी, अन्यथा आप जो है सुनते रहेंगे, केवल समझ नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये 6 स्थितियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण के ये उपयोगों की भी बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा है अवतल दर्पण का, ये क्योंकि किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। दाढ़ी बनवाने जाते हो तो वहां अवतल दर्पण होते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में दबे होते हैं, वो जो शीशे लगे होते हैं, हम लोग शीशा कहते हैं दर्पण को, है घर पे शीशा कहाँ है, ला मुंह देखेंगे दाढ़ी बनाएंगे तो हम लोग कहते हैं शीशा, लेकिन वो होता है दरअसल दर्पण है। तो दर्पण कहिए उसको, आज से शीशा बंद कीजिए कहना। तो मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखता है। तो हम जब अब हमें जब दर्पण को देखते हैं तो कौन सी स्थिति में होते हैं, तो ध्रुव यानी कि और फोकस के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन सी स्थिति पहुंच गई है बच्चों, ये ध्रुव और फोकस के बीच वाली स्थिति पहुंच गई है, छठी स्थिति। तो चेहरा इसमें कैसा बनता दिखाई देगा आपको, प्रतिबिंब कैसा बन रहा था उसमें, सीधा और जितना है उससे कुछ बड़ा दिखाई देगा और आभासी दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण में दिखाई देने लगता है। तो मुख्य बात यह है कि ये हम इसको चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, एक लाइन में ये समझे, लेकिन आप विज्ञान के छात्र हैं तो पूरी बात समझ लें। अब डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से आंख देखता है, दांत देखता है, नाक देखता है, कान, गले यानी कि छोटे अंगों को देखने के लिए चीज को बड़ा करके दिखाता है ना, तो ये इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, इससे अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। तो इस तरीके से ये बात आपने की। और भी अवतल दर्पण के उपयोग एक दो करा देते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग टेबल लैंप की शेडो में किया जाता है, जो टेबल लैंप का शीशा होता है, जिससे प्रकाश क्या होता है, दर्पण से अभिसारी हो जाता है और अधिक क्षेत्र तक पहुंचता है। अभिसारी नहीं, यहाँ पे भाई अपसारी है, इसको काटो। क्या करता है ये, अपसारी करता है, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों में तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है। लैंप जो है दर्पण के कहाँ होती है, मुख्य फोकस पर होता है। अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर दर्पण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है, चारों तरफ एक बराबर दूरी से ये प्रकाश फैलता है। यहाँ पे पता चला ये लैंप है, ठीक है, ये शीशा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है लैंप जो होता है दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, बीचों बीच में रखा होता है, तो ये प्रकाश फिर बराबर दूरी पे चारों तरफ जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो बच्चों उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण की बात यदि हम करेंगे, और उत्तल दर्पण में तो दो ही स्थितियां बनती हैं और स्थितियां ज्यादा है नहीं, तो इसलिए इस बात को भी कर लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ऊ के मतलब उठा हुआ, उत्तल है ये। ठीक है, चूंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ होती है और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो केवल दो ही स्थिति इसमें बनती हैं। एक तो आप अनंत से लाओगे, इधर अनंत से लाओगे किरणें, और दूसरा
का दूसरा दर्पण के ध्रुव तथा अनंत दूरी के बीच कहीं से लाओगे किरणों को, तो इसमें दो ही स्थिति बनेगी। ठीक है, तो एक एक करके इन दोनों स्थितियों को देख लेते हैं। तो पहली स्थिति में हमने बात की है कौन सी, जब वस्तु है या बिंब है, वस्तु के बिंब के अनंत दूरी पर होने की स्थिति में, तो यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है, यहाँ कहीं से अनंत दूरी से आ रहा है, ये वस्तु रखी हुई है तो किरणें वहीं से आएंगी। ये देखो ये भी कोई रखा हुआ है, तो ये यहाँ से वापस चली जाती हैं, टकराने के बाद ये वापस चली जाती हैं। तो फिर हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ एफ पे मिलती हुई दिखती हैं। तो आप समझ गए होंगे ये कैसा बनता है, आभासी बनता है चित्र। ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। जब बिंब यानी कि वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उससे आने वाली किरणें दर्पण के फोकस दूरी से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं तथा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है। ये हमने यहाँ पे पूरी बात आपको दिखा भी दी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर बनेगा दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी और कैसा होगा, सीधा, बहुत छोटा बनेगा भैया। तो ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति भी देख लेते हैं। तो बिंब के ध्रुव तथा अनंत दूरी के बीच होने पर, तो इसमें कैसा होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा पास ले आए हैं। ठीक है, जब बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में जो कि दर्पण के पीछे होता है वहां बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा आगे लाएंगे तो ये यहाँ से वापस जाएगी और ये इधर से जाएगी, इधर से वापस आएगी। इसको यहाँ आगे बढ़ाया, ठीक है, इसको यहाँ आगे बढ़ाया, ये यहाँ पे मिल गई जाके। तो कहाँ बना प्रतिबिंब, फोकस तथा ध्रुव के बीच में ये बन गया, फोकस तथा ध्रुव के बीच में बन गया। देखो भैया एक बात ये समझिए, फोकस जो होता है जनरली हम ये समझते हैं वहीं पे होता है जहाँ पे रेखाएं काटती हैं, किंतु फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता केंद्र की आधी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे फोकस दूरी तय होगी। अब ये किरणें पहले काट गई हैं फोकस दूरी से पहले। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी होगी और सीधी होगी। जब हमें किरणें ये देखिए मिल नहीं रही हैं, केवल डैश डैश करके आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, ये तो आभासी चित्र होता है वो, और अगर काट जाती हैं वास्तव में तो वो वास्तविक होता है। तो ये दो स्थिति थी, तो इनके दोनों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। एक बार इनको हम दोबारा समझ लें। उत्तल दर्पण की दो ही स्थिति रहती हैं। ठीक है, पहली स्थिति क्या है, जब बिंब की स्थिति यानी कि वस्तु अनंत पर है तो कहाँ पे, फोकस दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा और आभासी और सीधा होगा। थोड़ी आगे स्थिति बनाएंगे तो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव जो P होता है उसके बीच में रखते हैं, तो ये ध्रुव तथा फोकस के बीच दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब बनता है। कैसा होता है, ये छोटा होता है। और कैसे छोटा होगा, जो आप वस्तु लेंगे उससे छोटा होगा, आभासी रहेगा ये। और ये कैसा बनेगा, ये सीधा होगा। ठीक है, तो ये जो है यही दो चार्ट जो मुख्य रूप से हमने बाद में बनाए हैं, तो इनका ही आप सही से अभ्यास कर लें। ठीक है, यहीं से बात आप समझ लें भाई। थ्योरी तो आप किताब से भी देख सकते हैं, थ्योरी आप हम बता रहे हैं वो भी समझ लें। थ्योरी आप याद नहीं कर सकते, एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, समझ लेंगे तो फिर आप बात समझ तभी लिख पाएंगे। अन्यथा विज्ञान में जो है ना बहुत सारी बातें आप
कैसे याद कर पाएंगे इतनी थ्योरी। चलिए तो दर्पण के उपयोग देखते हैं। ये जो है हमारे पास कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो इसके भी उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जो वाहन होते हैं तो पीछे के साइड का हमें देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, पीछे देखे वाहन देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, इसे अभिसारी, ये अभिसारी का काम करता है। किसका काम करता है ये? अभिसारी दर्पण का भी काम करता है। ये चित्र को पास में बनाता है। ठीक है, चित्र को कहाँ बना देता? पास में बना देता है। होंगे वाहन काफी पीछे, आपको पास में ही दिखाई देंगे। तो ये वाहन में जो होता है पीछे देखने के लिए ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं, जिससे वे सच्चे रूप से वाहन चला सकें। इसका उपयोग भैया टेलीस्कोप में भी होता है। ठीक है, ये टेलीस्कोप से तो बहुत दूर दूर की चीजें देखते हैं, तो चित्र जो है पास में बने, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं जो स्टेडियम वगैरह में या आजकल शहरों में भी लग गई हैं, क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम है। उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देखने में होता है। ठीक है, यानी कि गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं, दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देखने के बाद विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालक सतर्क हो जाते हैं। वो वही बात है, वाहन में प्रयोग किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इस पे अपने चर्चा यहाँ पे ले ली है। आप देख रहे हो इसको देख रहे हो हैं विनोद? इसको देखिए, देखिए ये साइड मिरर है, इसमें देख रहे हैं गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है दूर तक, लेकिन आपको पास में ही दिखती है ये। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया, वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों देते हैं, यानी कि क्यों लगाते हैं? तो उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। देखा आपने, उत्तल दर्पण में कोई प्रतिबिंब, दो ही स्थिति बनी थी लेकिन प्रतिबिंब सीधा बनाते थे। अवतल दर्पण उल्टा बनाता रहा प्रतिबिंब। यद्यपि वह छोटा होता है और इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? अभी छोटा बन रहा था। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर कैसे होते हैं? मुड़े होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। चित्र छोटा बना देगा, है बहुत बड़ा क्षेत्र को देख के कवर करके ये चित्र को छोटा बना देता है, तो बहुत बड़े क्षेत्र से को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली है किसकी? उत्तल दर्पणों के उपयोग की। तो देखिए, एक बार में सारी बातें आपके समझ में नहीं आ सकती हैं, फिर भी हमने इसमें क्लास में काफी समझने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इसमें जो है आप लोग इसको जो है हमें कमेंट में बताएंगे भी कि समझ में आया है। अगर कहीं कोई समस्या रहती है तो उस बात को भी आप बताएंगे। इसके बाद हम आपसे यहाँ पे एक दो प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये जो प्रश्न है इनका आप जो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो आपको बताना ये है कि किस स्थिति में कहाँ पे बिंब को रखेंगे, प्रतिबिंब को रखेंगे, कि जो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार के बराबर का बनेगा। तो इस प्रश्न का आप जरा हमें कमेंट में उत्तर बताएं।
तो हमें थोड़ा समझ में आए कि आपके कुछ समझ में भी आया है। तो चैनल को इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, तो थोड़ा मेहनत का फल जो है नज़र आए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।